Hello to everyone. Once welcome you all in my YouTube channel. Today we will understand the topic general anesthetic. Outline: general introduction, classification of general anesthetic, mode of action, stages of anesthesia, drugs which includes uses, contradiction, dosage, adverse effect. General introduction. Here we will see the general anesthetic definition. General anesthetic is defined as the chemical agent which causes the reversible loss of sensation or unconscious the whole body. जनरल एनेस्थेटिक बेसिकली केमिकल एजेंट होते हैं जो कुछ समय के लिए सेंसेशन को लॉस कर देते हैं और पूरी बॉडी को अनकॉन्शियस कर देते हैं. जनरल एनेस्थेटिक इज यूज्ड टू अनकॉन्शियस द होल बॉडी. जनरल एनेस्थेटिक अनकॉन्शियस कर देते हैं पूरी बॉडी को. इट एक्ट ऑन सेंट्रली नर्वस सिस्टम that is CNS and peripheral part of the body. General anesthetic basically CNS and PNS दोनों पे एक्ट करते हैं. The characteristic of general anesthetic are, कुछ characteristics हैं general anesthetic की. क्या है? पहली है unconsciousness. General anesthetic देने के बाद में हमारी बॉडी unconsciousness हो जाती है. एमेंसिया, इमोबिलाइजेशन एंड मसल रिलैक्सेंट. जनरल एनेस्थेटिक देने के बाद में जो हमारी बॉडी है इमोबिलाइज हो जाती है और मसल्स रिलैक्स हो जाते हैं. क्लासिफिकेशन ऑफ जनरल एनेस्थेटिक. जनरल एनेस्थेटिक को दो क्लासेस में क्लासिफाई किया गया है. पहला इनहेलेंट, दूसरा इंजेक्टेबल. इनहेलेंट जिनको हम इनहेल करके एनेस्थाइज करते हैं. इंजेक्टेबल जिन्हें हम इंजेक्ट करते हैं, चाहे आईवी हो चाहे आईएम हो, इस तरह से एनेस्थाइज करते हैं. गैसियस, वोलेटाइल लिक्विड, ये दो सब क्लासेस हैं इनहेलेंट की. गैसियस में क्या होता है? मोस्ट इम्पॉर्टेंट एग्जांपल है नाइट्रस ऑक्साइड. नाइट्रस ऑक्साइड गैस फॉर्म में होता है जो जनरल एनेस्थेटिक की तरह काम करता है. वोलेटाइल ऑयल्स. वोलेटाइल ऑयल्स की प्रॉपर्टी होती है कि ये रूम टेम्परेचर पे इवापोरेट हो जाते हैं, जिससे ये भी गैसियस फॉर्म में कन्वर्ट हो जाते हैं. तो ये भी इनहेलेंट जनरल एनेस्थेटिक की तरह यूज किए जाते हैं. इसमें एग्जांपल है ईथर, हेलोथेन, आइसोफ्लोरेन, डेसफ्लोरेन, सेवोफ्लोरेन. अब हम आते हैं इंजेक्टेबल की तरफ. इंजेक्टेबल एनेस्थेटिक एजेंट जो होते हैं बॉडी में इंजेक्ट किए जाते हैं बाय नीडल्स. इसको दो सब क्लासेस में क्लासिफाई किया गया. फर्स्ट, फास्ट एक्टिंग ड्रग्स, दूसरा है स्लो एक्टिंग ड्रग्स. फास्ट एक्टिंग ड्रग्स के एग्जांपल हैं थायोपेंटोन सोडियम, मिथोहेक्सेटोन सोडियम, प्रोपोफॉल, इटोमिडेट. स्लो एक्टिंग ड्रग को सब क्लासिफाई किया गया है 3 कैटेगरीज में. फर्स्ट है बेंजोडाइजिपिन्स, दूसरा है डिसोसिएटिव एनेस्थेटिक, तीसरा है ओपियोइड एनाल्जेसिक. बेंजोडाइजिपिन्स के एग्जांपल हैं डाइजेपाम, लोराजेपाम, मिडाजोलाम. डिसोसिएटिव एनेस्थेटिक के एग्जांपल हैं कीटामाइन. ओपियोइड एनाल्जेसिक के एग्जांपल हैं फेंटेनाइल. मोड ऑफ एक्शन ऑफ जनरल एनेस्थेटिक. अब हम यहाँ पे बात करेंगे मोड ऑफ एक्शन क्या होता है जनरल एनेस्थेटिक एजेंट का. इनहेलेशन एनेस्थेटिक बार्बिचुरेट, बेंजोडाइजिपिन एंड प्रोपोफॉल पोटेंशिएट द एक्शन ऑफ इनहिबिटरी ट्रांसमीटर गाबा टू ओपन क्लोराइड आयन चैनल. इनहेलेशन एनेस्थेटिक बार्बिचुरेट, बेंजोडाइजिपिन एंड प्रोपोफॉल ये पोटेंशिएट करते हैं कि गामा एमिनोब्यूटारिक एसिड गाबा को ब्लॉक करने का इनहिबिट कर देते हैं, जिससे क्लोराइड आयन चैनल ओपन हो जाता है. N2O and ketamines do not affect GABA or glycine gated chloride ion channel. नाइट्रस ऑक्साइड और केटामीन
गाबा और ग्लाइसिन गेटेड क्लोराइड चैनल को अफेक्ट नहीं करते हैं। रेदर दे सिलेक्टिवली इनहिबिट द एक्साइटरी NMDA टाइप ऑफ ग्लूटामेट रिसेप्टर। ये सिलेक्टिवली इनहिबिट करते हैं NMDA टाइप ऑफ ग्लूटामेट रिसेप्टर को। दिस रिसेप्टर गेट्स मेनली कैल्शियम आयन सेलेक्टिवली कैटायन चैनल इन द न्यूरॉन। ये रिसेप्टर सेलेक्टिवली बाइंड होते हैं कैल्शियम आयन से जो कि न्यूरॉन्स में प्रेजेंट है। इनहिबिशन ऑफ विच अपीयर्स टू बी द प्राइमरी मैकेनिज्म ऑफ एनेस्थेटिक एजेंट ऑफ कीटामाइंस एज वेल एज N2O। और कैल्शियम आयन से बाइंड होने के बाद में उसे इनहिबिट कर देते हैं, जिससे कि कंडक्शन न्यूरॉन्स में नहीं हो पाता है और ये एक्शन कीटामाइंस और नाइट्रस ऑक्साइड दोनों का है। द वोलेटाइल एनेस्थेटिक हैव लिटिल एक्शन ऑन दिस रिसेप्टर। वोलेटाइल एनेस्थेटिक का लिटिल एक्शन इस रिसेप्टर पे पाया जाता है। स्टेजेस ऑफ एनेस्थीसिया। अब हम बात करेंगे जब हम एनेस्थेटिक एजेंट किसी भी पर्सन को देते हैं तो क्या क्या स्टेजेस आती हैं। वो स्टेजेस एनेस्थेटिक एजेंट की डोज पे डिपेंड होती हैं। मॉडर्न एनेस्थेटिक एक्ट वेरी रैपिडली एंड अचीव डीप एनेस्थीसिया क्विकली। जो मॉडर्न एनेस्थेटिक एजेंट यूज किए जाते हैं ये डीप एनेस्थीसिया मतलब अनकॉन्शियस कर देते हैं लंबे समय तक और बहुत ही जल्दी अनकॉन्शियस करते हैं। विद ओल्डर एंड मोर स्लोली एक्टिंग एनेस्थेटिक, द प्रोग्रेसिवली ग्रेटर डेप्थ ऑफ सेंट्रल डिप्रेशन एसोसिएटेड विद इंक्रीजिंग डोज। जैसे ही हम सेंट्रल डिप्रेशन हो जाता है जब हम एनेस्थेटिक एजेंट देते हैं, अगर हमको डेप्थ में सेंट्रल डिप्रेशन चाहिए तो हम उस एनेस्थेटिक एजेंट की डोज इंक्रीज कर देंगे और टाइम एक्सपोजर भी हम इंक्रीज कर देंगे। ट्रेडिशनली डिस्क्राइब्ड एज द स्टेजेस ऑफ एनेस्थीसिया। नाउ वी विल सी द स्टेजेस ऑफ एनेस्थीसिया। Stage first, analgesia. In stage first, the patient has decreased awareness of pain. Sometimes with dementia, consciousness may be impaired but is not lost. जब स्टेज 1 आती है तो पेशेंट की अवेयरनेस डिक्रीज होने लगती है। वह पेन को सेंसेशन नहीं कर पाता है। समटाइम्स विद एमेंसिया, और कुछ समय एमेंसिया भी हो जाता है। कॉन्शियसनेस में बी इम्पेयर्ड बट इज नॉट लॉस्ट। कॉन्शियसनेस में डिस्टर्बेंस हो जाता है जिससे वह चीज़ों को समझ नहीं पाता है। स्टेज 2, डिसइनहिबिशन। इन स्टेज 2 द पेशेंट अपीयर्स टू बी डिलीरियस एंड एक्साइटेड। एमेंसिया अगर रिफ्लेक्स आर enhanced and respiration is typically irregular. Retching and incontinence में अकर। इसमें क्या होता है, जो पेशेंट होता है जब स्टेज 2 में पहुंचता है तो वो डिलीरियस हो जाता है और एक्साइटेड हो जाता है, उसमें बहुत सारा एक्साइटमेंट हो जाता है। एमेंसिया अकर्स और उसको एमेंसिया की कंडीशन हो जाती है। रिफ्लेक्स आर एनहेंस, जो रिफ्लेक्स आ रहे होते हैं, इम्पल्सेस आ रहे होते हैं वो बढ़ जाते हैं। एंड रेस्पिरेशन इज टिपिकली इरेगुलर, और जो उसकी ब्रीदिंग होती है, ब्रीदिंग पैटर्न इरेगुलर हो जाता है। रीचिंग एंड इनकन्वीनियंस में अकर। स्टेज 3, सर्जिकल एनेस्थीसिया। In stage 3, the patient is unconscious and has no pain reflex. Respiration is very regular and blood pressure is maintained. Stage 3 में जब पेशेंट पहुंचता है तो वह completely unconscious हो जाता है और पेन का कोई रिफ्लेक्स नहीं आता है। रेस्पिरेशन रेगुलर हो जाती है, ब्लड प्रेशर मेंटेन हो जाता है। स्टेज 4,
medullary depression. In stage 4, the patient develops severe respiratory and cardiovascular depression that requires mechanical and pharmacologic support. जब पेशेंट स्टेज 4 में पहुंचता है तब उसकी जो रिस्पायरेटरी और कार्डियोवास्कुलर डिप्रेशन है वो सीवियर हो जाती है, जो कि मैकेनिकल एंड फार्माकोलॉजिक सपोर्ट की रिक्वायरमेंट हो जाती है। ड्रग्स, अब हम बात करेंगे कौन सी जनरल एनेस्थेटिक ड्रग्स यूज की जाती हैं। फर्स्ट, हेलोथेन। हेलोथेन एक वोलेटाइल लिक्विड होता है जो रूम टेम्परेचर पे इवापोरेट हो जाता है और गैसियस फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है। इसका यूज क्या है? इंडक्शन एंड मेंटेनेंस ऑफ एनेस्थीसिया। एनेस्थीसिया का इंडक्शन करना और उसका मेंटेनेंस करना। कॉन्ट्राडिक्शन, हिस्ट्री ऑफ अनएक्सप्लेन्ड जॉइंटिस और पायरेक्सिया फॉलोइंग प्रीवियस एक्सपोजर टू हेलोथेन। हेलोथेन की हिस्ट्री अनएक्सप्लेन करता है कि जॉइंटिस और पायरेक्सिया की कंडीशन जब हो जाती है। फैमिली हिस्ट्री ऑफ मैलिग्नेंट हाइपरथर्मिया। फैमिली हिस्ट्री of malignant hyperthermia. Hyperthermia means increase in temperature, means fever की कंडीशन में, malignant fever की कंडीशन जब होती है तो फैमिली हिस्ट्री में ये कंट्राडिक्शन काज करता है। रेज्ड सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड प्रेशर। सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड प्रेशर इंक्रीज कर देता है बाय द इंक्रीज द सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड। जब सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड इंक्रीज हो जाएगा तो ऑटोमेटिकली प्रेशर उसका भी इंक्रीज हो जाएगा। पोरफायरिया और पोरफायरिया की कंडीशन हो जाती है। प्रिकॉशंस, एनेस्थेटिक हिस्ट्री शुड बी केयरफुली टेकन टू डिटरमाइन प्रीवियस एक्सपोजर एंड रिवाइज रिएक्शन टू हेलोथेन. At least 3 months should be allowed to elapse between each re-exposure. जो एनेस्थीसिया की हिस्ट्री है कि पहले हमने कौन कौन से एनेस्थेटिक एजेंट यूज किए और उनकी रिएक्शन हेलोथेन के साथ क्या हुई, ये हमको पूरा डाटा मेंटेन करके रखना पड़ता है, कम से कम 3 महीने का, कि 3 महीने में हमको कौन कौन से एनेस्थेटिक एजेंट चढ़ चुके हैं और उनकी हेलोथेन के साथ रिएक्शन क्या हुई है। अवॉइड फॉर डेंटल प्रोसीजर इन पेशेंट अंडर 18 years unless treat in hospital. High risk of arrhythmia, pregnancy and breastfeeding. जो डेंटल प्रोसीजर्स होते हैं पेशेंट में 18 years से पहले मीन्स टीन ईयर्स एज में जो भी डेंटल प्रोसीजर्स होते हैं हॉस्पिटल में ट्रीट किया जाता है, तो हाई रिस्क होती है कि एरिथमिया हो जाए। एरिथमिया मीन्स इम्प्रॉपर रिदम ऑफ हार्ट इज कॉल्ड एरिथमिया। प्रेगनेंसी एंड ब्रेस्ट फीडिंग, प्रेगनेंसी की कंडीशन हो सकती है और ब्रेस्ट फीडिंग की कंडीशन में एनेस्थेटिक देने से पहले हमको विचार करना चाहिए कि कौन सा एनेस्थेटिक बेटर रहेगा जो कोई भी ओवर रिएक्शन या अनप्रेडिक्टेबल रिएक्शन ना दे। डोजेस, इंडक्शन यूजिंग स्पेशली सेलिब्रेटेड वेपोराइजर gradually increase inspire gas concentration to 2 to 4% in adult, 1.5 to 2% child in oxygen or nitrous oxide oxygen. जब भी हम डोजेस की बात करते हैं कि कितना डोजेस हमको देना है, तो डोजेस हम इंस्पायर्ड गैस का ग्रेजुअली इंक्रीज करेंगे
और जिसकी कंसंट्रेशन 2 to 4% होनी चाहिए अडल्ट के लिए, 1.5 to 2% होना चाहिए चाइल्ड के लिए। ऑक्सीजन में नाइट्रस ऑक्साइड या हेलोथेन, कोई भी लिक्विड वोलेटाइल, जितने भी इनहेलेंट्स होते हैं उनको हमको किस तरह से देना है, किस तरह से ग्रेजुअली उसका कंसंट्रेशन इंक्रीज करना है, क्योंकि चाहे वह गैसियस हो चाहे वह वोलेटाइल लिक्विड हो, दोनों ही वोलेटाइल लिक्विड्स क्या होते हैं, वो रूम टेम्परेचर पे गैस में कन्वर्ट हो जाते हैं। तो एक्चुअली बोथ आर गैसेस। तो जितने भी इनहेलेंट में आते हैं ये गैसियस फॉर्म में ही होते हैं। सिर्फ हमने क्लासिफिकेशन के आधार पे हमने उनको वोलेटाइल लिक्विड बोल दिया, जिसका एग्जाम्पल हम यहाँ पे रीड आउट कर रहे हैं, हेलोथेन। तो हम ग्रेजुअली टेम्परेचर उसका इंक्रीज करेंगे, जिससे अडल्ट में कितना टेम्परेचर होना चाहिए, चाइल्ड में कितना टेम्परेचर होना चाहिए, और ये एनेस्थेटिक डायरेक्टली हम इनहेल नहीं कराते हैं, इनको ऑक्सीजन के साथ में मिक्स किया जाता है, उसके बाद में इसकी डिलीवरी की जाती है थ्रू आउट द बॉडी। मेंटेनेंस अडल्ट एंड चाइल्ड 0.5 to 2%। एडवर्स इफेक्ट, क्या क्या इसके एडवर्स इफेक्ट हैं हेलोथेन के? पहला, एरिथमिया, इम्प्रॉपर रिदम ऑफ हार्ट हो सकती है। ब्रेडिकार्डिया, इंक्रीज इन कार्डियक आउटपुट। रिस्पायरेटरी डिप्रेशन, स्लो डाउन ऑफ ब्रीदिंग। हेपेटिक डैमेज, डैमेज ऑफ लिवर सेल्स, हेपेटोसाइट्स। Nitrous oxide. Nitrous oxide is one of the example of inhalation gas in general anesthetic. अब हम बात करेंगे इसकी यूजेस की। मेंटेनेंस ऑफ एनेस्थीसिया इन कॉम्बिनेशन विद अदर एनेस्थेटिक एजेंट, हेलोथेन, ईथर और कीटामाइंस। जब भी हम नाइट्रस ऑक्साइड को देते हैं तो ये कॉम्बिनेशन फॉर्म में देते हैं अदर एनेस्थेटिक एजेंट के साथ में, जैसे हेलोथेन हो गया, ईथर हो गया या कीटामाइन हो गया। एंड मसल रिलैक्सेंट, और कुछ मसल रिलैक्सेंट के साथ भी इसका कॉम्बिनेशन दिया जाता है। एनाल्जेसिया फॉर ऑब्स्ट्रीज प्रैक्टिस फॉर इमरजेंसी मैनेजमेंट ऑफ इंजरीज। एनाल्जेसिया जो ऑब्स्टेट्रिक प्रैक्टिस के तौर पे की जाती है इमरजेंसी मैनेजमेंट करने के लिए, जो भी इंजरीज हुई है उसकी इमरजेंसी मैनेजमेंट करने के लिए। ड्यूरिंग पोस्ट ऑपरेटिव फिजियोथेरेपी एंड फॉर रिफ्रैक्टरी पेन इन टर्मिनल इलनेस। जैसे कोई भी सर्जिकल इंजरी हो गई, अचानक से एक्सीडेंटल इंजरी हो गई, तो उसमें जो एनेस्थीसिया दिया जाता है वो मेंटेन करता है, पेन सेंसेशन लॉस कर देता है, जिससे जो अनकन्वीनियंस से वो हट जाती है और पेशेंट के लिए वो कन्वीनियंस की तरह एक्ट करता है। कॉन्ट्रा इंडिकेशन, डिमॉन्स्ट्रेबल कलेक्शन ऑफ एयर इन प्लूरल्स, पेरिकार्डियल और पेरिटोनियल स्पेस। अब क्या क्या कंट्राडिक्शन है ये हम देखेंगे। डिमॉन्स्ट्रेबल कलेक्शन ऑफ एयर इन प्लूरल, जब भी हम एनेस्थेटिक एजेंट की डिलीवरी करते हैं तो उसमें एयर का कलेक्शन होता है, किसमें? प्लूरल एरियाज में। प्लूरल फ्लूइड जो कि लेयर होती है जिसमें प्लूरल फ्लूइड भरा रहता है, आउटर लेयर होती है लंग्स की, उसमें क्या होता है, एयर का कलेक्शन हो सकता है। पेरिकार्डियल और पेरिटोनियल स्पेस, कॉन्ट्राइंडिकेशन, डिमॉन्स्ट्रेबल कलेक्शन ऑफ एयर इन प्लूरल्स। प्लूरल्स की जो आफ्टर लेयर होती है लंग्स में, उसमें एयर का कलेक्शन हो सकता है। पेरिकार्डियल और पेरिटोनियल स्पेस, पेरिकार्डियल और पेरिटोनियल स्पेस में भी एयर का कलेक्शन हो सकता है। इंटेस्टाइनल ऑब्स्ट्रक्शन, इंटेस्टाइनल ऑब्स्ट्रक्शन हो सकता है। ऑक्लूजन ऑफ मिडिल ईयर,
मिडिल एयर में ऑक्लूजन हो सकता है। आर्ट्रियल एयर एम्बोलिज्म, आर्ट्रियल एयर में एम्बोलिज्म हो सकता है, स्वेलिंग हो सकती है। डिकम्प्रेशन सिकनेस, डिकम्प्रेशन सिकनेस हो सकता है। क्रोनिक ऑब्स्ट्रक्टिव एयरवेज डिजीज, COPD हो सकता है, जिसमें हमें ब्रीदिंग में प्रॉब्लम हो जाती है, जो कि लाइकली सिमिलर टू अस्थमा होता है। कंप्लीटली सिमिलर हम नहीं कह सकते हैं, कुछ मिलता जुलता होता है। COPD और अस्थमा आपस में कुछ कुछ मिलते हैं, उनके सिम्टम्स मिलते हैं, उनकी ड्रग्स भी मिलती हैं इवन। एम्फाइजमा, एम्फाइजमा मीन्स swelling in the alveolar sac, increase in the thickness of alveoli is called emphysema। और एम्फाइजमा की कंडीशन हो जाती है जिससे कि ब्रीदिंग की कंडीशन इम्प्रॉपर ब्रीदिंग हो जाती है। डोजेज, एनेस्थीसिया, adult and child nitrous oxide mixed with 25 to 30% oxygen, analgesia 50% nitrous oxide mixed with 50% oxygen। अडल्ट में 25 से 30% ऑक्सीजन मिक्स की जाती है एनाल्जेसिया के केस में, लेकिन चाइल्ड के केस में 50 to 50% नाइट्रस ऑक्साइड एंड 50% ऑक्सीजन का मिक्सचर हम डिलीवर करते हैं। एडवर्स इफेक्ट नाइट्रस ऑक्साइड के क्या हैं, आइए हम देखते हैं। नाउजिया एंड वॉमिटिंग, नाउजिया और वॉमिटिंग की कंडीशन हो सकती है आफ्टर प्रोलॉन्ग एडमिनिस्ट्रेशन। मेगलोब्लास्टिक एनीमिया, प्रोलॉन्ग एडमिनिस्ट्रेशन होने से मेगलोब्लास्टिक एनीमिया की कंडीशन हो सकती है। डिप्रेस्ड वाइट सेल्स फॉर्मेशन, वाइट सेल का फॉर्मेशन डिक्रीज हो सकता है, मीन्स WBC का काउंट डिक्रीज हो सकता है। पेरिफेरल न्यूरोपैथी, पेरिफेरल न्यूरोपैथी के चांसेस हो सकते हैं। थायोपेंटल सोडियम, अब हम बात करेंगे थायोपेंटल सोडियम की, ये एक अलग एनेस्थेटिक एजेंट है। थायोपेंटल इज अ रिप्रेजेंटेटिव, थायोपेंटल सोडियम, अब हम थायोपेंटल सोडियम की बात करेंगे। थायोपेंटल इज अ रिप्रेजेंटेटिव इंट्रावेनस एनेस्थेटिक, थायोपेंटल IV एनेस्थेटिक एजेंट है जिसको हम इंट्रावेनस वेन्स में इंजेक्ट करते हैं। वेरियस ड्रग्स कैन सर्व एज अल्टरनेटिव इंजेक्शन, पाउडर फॉर सॉल्यूशन फॉर इंजेक्शन। थायोपेंटल सोडियम 0.5 ग्राम एंड 1 ग्राम एम्पुल्स, ये डोज है थायोपेंटल की, जो कि एम्पुल्स में 0.5 ग्राम से 1 ग्राम के एम्पुल्स आते हैं थायोपेंटल सोडियम के, जो डायरेक्टली इंजेक्ट किए जाते हैं बाय द इंजेक्शन। यूजेस, इंडक्शन ऑफ एनेस्थीसिया प्रियर टू एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ इनहेलेशनल एनेस्थेटिक, इनहेलेशनल एनेस्थेटिक देने से पहले एनेस्थीसिया का इंडक्शन और उसका मेंटेनेंस करना थायोपेंटल सोडियम का काम है। एनेस्थीसिया ऑफ शॉर्ट ड्यूरेशन, ये एक शॉर्ट ड्यूरेशन एनेस्थीसिया है जो रिकवरी जल्दी करता है। कंट्रा इंडिकेशंस, कंट्रा इंडिकेशन, इनएबिलिटी टू मेंटेन एयरवेज, एयरवेज का मेंटेनेंस नहीं हो पाता है। हाइपर सेंसिटिविटी टू बार्बिचूरेट, बार्बिचूरेट के केस में हाइपर सेंसिटिविटी हो जाती है। डोजेज, इंडक्शन बाय इंट्रावेनस इंजेक्शन is at 2.5%, that is 25 milligram per ml. Solution over 10 to 15 seconds. इंट्रावेनस इंजेक्शन 2.5% का 10 to 15 seconds तक देते हैं। अडल्ट डोज 1000, अडल्ट डोज 100 to 150 mg. Reduce in early and or debilitated patient.
followed by a further 100 to 150 mg if necessary according to response after 60 seconds, or up to 4 mg per kg child 2 to 7 mg per kg repeated if necessary according to response after 60 seconds, और चाइल्ड के केस में 2 to 7 mg पर kg की डोज दी जाती है जब नेसेसरी होती है 60 सेकेंड में। आफ्टर 60 सेकेंड हमको अगर नेसेसरी है तो ये डोज हम देते हैं। नेक्स्ट, ईथर एनेस्थेटिक। ईथर इज आल्सो वन ऑफ द इम्पोर्टेंट एनेस्थेटिक ऑफ इनहेलेशनल कैटेगरी। ये भी एक वोलेटाइल लिक्विड होता है जो रूम टेम्परेचर पे इवोपरेट हो जाते हैं। यूजेस: इंडक्शन एंड मेंटेनेंस ऑफ एनेस्थीसिया एडमिनिस्टर्ड फ्रॉम मेनी टाइप्स ऑफ वेपराइजर। ईथर जो है वेपराइजर से एडमिनिस्टर किया जाता है, अलग अलग वेपराइजर से इन्हें इंजेक्ट किया जाता है, जो क्या करता है इंडक्शन एंड मेंटेनेंस ऑफ एनेस्थीसिया। एनेस्थीसिया का इंडक्शन करता है और उसका मेंटेनेंस करता है। कॉन्ट्रा इंडिकेशंस, ईथर की कॉन्ट्रा इंडिकेशंस क्या हैं आइए हम देखते हैं। सीवियर लिवर डिजीज, लिवर डिजीज अगर है तो वो सीवियर हो जाएगी। डायबिटीज मेलाइटस का चांस रहता है। इम्पेयर्ड किडनी फंक्शन, किडनी का फंक्शन इम्बैलेंस हो सकता है। रेज्ड सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड प्रेशर, सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड प्रेशर इंक्रीज हो जाएगा। मेंटेनेंस ऑफ लाइट एनेस्थीसिया, लाइट एनेस्थीसिया का मेंटेनेंस करता है अडल्ट एंड चाइल्ड 3 to 5% इन एयर विद और विदाउट मसल रिलैक्सेंट। अडल्ट और चाइल्ड की डोज 3 to 5% होती है एयर में, विद और विदाउट मसल रिलैक्सेंट। मसल रिलैक्सेंट की प्रेजेंस में या अनप्रेजेंस में 3 to 5% डोज ही होती है। अप टू 10% फॉर डीप एनेस्थीसिया, 10% डीप एनेस्थीसिया के लिए रिक्वायरमेंट होता है। एडवर्स इफेक्ट, अब हम देखेंगे एडवर्स इफेक्ट क्या होते हैं। ट्रांजिएंट पोस्ट ऑपरेटिव इफेक्ट इंक्लूड इम्पेयरमेंट ऑफ लिवर फंक्शन एंड ल्यूकोसाइटोसिस। लिवर फंक्शन का इम्पेयरमेंट हो जाता है, ल्यूकोसाइटोसिस हो जाती है, नाउजिया एंड वॉमिटिंग हो जाती है। कैपिलरी ब्लीडिंग, नोज के थ्रू कैपिलरी ब्लीडिंग आने लगती है। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।